हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। तो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज और ये हमारा टॉर्ट्स का आखिरी टॉपिक है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू गोना हैव टू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हिच सब्जेक्ट वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट। यस, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज दैट्स लॉ एड बाय एमन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट इज रेमेडीज? सबसे पहली बात, रेमेडीज क्या होती है? जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट करती है तो उस दूसरे पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है, कैसे हम उस पार्टी को वापस उस पोजीशन में लाएं जब जो उसकी पोजीशन थी उसके राइट इन्फ्रिंज होने से पहले। टू ब्रिंग द पर्सन बैक टू द पोजीशन वेयर ही वाज बिफोर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज राइट्स बाय द अदर पर्सन आर डिफेंडेंट, उसे हम कहते हैं रेमेडीज। ठीक है, टू मेक गुड द लॉस दैट हैज बीन सफर्ड बाय द प्लेंटिफ बाय द हैंड्स ऑफ डिफेंडेंट। ओके, फॉर एग्जांपल किसी ने बिना पूछे आपसे वो चीज ले ली, तो कोर्ट कैसे उसकी रेमेडी प्रोवाइड कर सकती है? या तो वो उस इंसान को बोलेगी जिसने आपकी कोई वो चीज ली है टू रिटर्न इट बैक टू यू, या अगर वो चीज रिटर्न करने के आप काबिल नहीं है तो कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकता है टू पे द मनी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग टू द प्लेंटिफ दैट्स यू। या तो ये एक एग्जांपल है रेमेडी का। बेसिकली दो तरह की रेमेडीज होती हैं, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल रेमेडीज, एज द नेम सजेस्ट, वो रेमेडीज जो कोर्ट प्रोवाइड करता है एक अग्रीव्ड पार्टी को जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। और दूसरी होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ये रेमेडीज एक प्लेंटिफ खुद अपने आप भी ले सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ कोर्ट। यस, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज जुडिशियल। उसमें सबसे पहले आता है हमारा डैमेजेस। डैमेजेस मतलब वो अमाउंट जो कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देता है एज अ कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजिंग हिज राइट्स। यस, तो ये होते हैं डैमेजेस। ये प्लेंटिफ को इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो उन्होंने लॉस सफर किया है वो कॉम्पनसेट हो पाए ना। जो डैमेजेस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहले होते हैं नॉमिनल, दूसरे होते हैं कंटेम्पशियस, तीसरे होते हैं कंपनसेटरी, एग्रीवेटेड, एग्जेम्पलरी, और चौथे और आखिरी होते हैं प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस। ना, फर्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल मतलब नाम का या बहुत ही कम। ठीक है, ये डैमेजेस तब प्रोवाइड किए जाते हैं प्लेंटिफ को जब उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ होता है सिर्फ, और उनको एक्चुअल कोई डैमेज नहीं हुआ होता बाय द एक्ट्स ऑफ डिफेंडेंट्स। तो ये डैमेजेस तब प्रोवाइड किए जाते हैं जब इंजुरी या साइन डेमनो का केस होता है, दैट इज इंजरीज टू लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज। तो इस केस में बहुत ही नॉमिनल डैमेजेस दिए जाते हैं। यस, नाउ इसमें हम एक केस देखते हैं, कॉन्स्टेंटीन वर्सेस इंपीरियल लंदन होटल्स लिमिटेड। ये केस है 1944 का। इसमें जो प्लेंटिफ होता है बहुत ही फेमस क्रिकेटर होता है, उसको डिफेंडेंट अपने होटल्स में रोकने से मना कर देता है। वो उसको कहीं और रहने का इंतजाम करवा देता है लेकिन अपने होटल में अलाउ नहीं करता। तो इन दिस केस डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल और प्लेंटिफ को नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड करे गए थे। यस, यहाँ पे हम जैसे समझ सकते हैं कि प्लेंटिफ को एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ था, उसको डिफेंडेंट ने मारा नहीं था या कुछ भी नहीं किया था, बट उसको रिफ्यूज कर दिया था यहाँ पे, लेकिन उसके राइट्स डैमेज हुए थे। यस, तो यहाँ पे उसको नॉमिनल डैमेज प्रोवाइड किया गया था बाय द कोर्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंटेम्पशियस। ये तब होता है जब कोर्ट को ये फील होता है कि जो प्लेंटिफ का क्लेम है वो क्लेम प्लेंटिफ डिजर्व नहीं करता। जैसे प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है, और डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को हर्ट किया, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि प्लेंटिफ ने उसको गुस्सा दिलाया था या उसको कुछ ऐसा बोला था जिससे उससे गुस्सा आ गया, एंड देन इट वाज कॉन्सिक्वेंशियली द प्लेंटिफ वाज हर्टेड। तो ऐसे कुछ केसेस में जहाँ पे प्लेंटिफ की भी गलती है, ऐसे केसेस में दीज आर द एग्जांपल्स कि कोर्ट को ये लगता है कि जो क्लेम है प्लेंटिफ का वो थोड़ा इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, इन दिस केस जो कोर्ट प्लेंटिफ को एक डैमेजेस अवार्ड करता है, जो कॉम्पनसेशन अवार्ड करते हैं, वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट थिंक्स कि भले ही प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है लेकिन वो कॉम्पनसेशन डिजर्व नहीं करता। यस, ये होता है कंटेम्पशियस। तीसरा हमारा आ जाता है कंपनसेटरी, एग्रीवेटेड या एग्जेम्पलरी। जो डैमेजेस होते हैं उनका मोटिव ये होता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, कि प्लेंटिफ को पुरानी जगह पे जहां उसके राइट इन्फ्रिंज होने से पहले वो था वहां उसको लाना, उसको कॉम्पनसेट करना उसके नुकसान के लिए जो कि उसके राइट का नुकसान हुआ है, और उसके राइट के नुकसान के बाद उसको जो पर्सनल या कुछ और अदर लॉस हुआ है उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करना। यस, तो कोर्ट प्लेंटिफ को उतना अमाउंट देता है जितना उसने लॉस सफर किया है, उस तरह से कोर्ट प्लेंटिफ को कॉम्पनसेट करता है। लेकिन अगर प्लेंटिफ की फीलिंग्स को इंजरी हुई है तो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट के मोटिव को भी कंसिडर करता है, और अगर कंसिडरेशन के बाद कोर्ट को लगता है तो फिर वो जो कॉम्पनसेशन होता है उसको बढ़ा भी सकता है। इसे हम बोलते हैं एग्रीवेटेड डैमेजेस।
इस तरह के डैमेजेस का जो मोटिव होता है वो डिफेंडेंट को पनिश करना नहीं होता है, इसलिए ये भी कॉम्पनसेटरी ही होता है। दैट मीन्स द इंटेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डैमेज इज जस्ट टू कॉम्पनसेट द प्लेंटिफ। ओके, थर्ड हमारा आ जाता है एग्जेम्पलरी। यहाँ पे होता है इंटेंशन कोर्ट का दो चीजें, पहला टू पनिश द डिफेंडेंट और दूसरा एक एग्जाम्पल सेट करना कि आगे से डिफेंडेंट या बाकी कोई इंसान ऐसा कुछ ना कर पाए। यहाँ पे एग्रीवेटेड डैमेजेस की तरह बस कॉम्पनसेशन का अमाउंट बढ़ाया नहीं जाता या अवार्ड का अमाउंट बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जो कॉम्पनसेशन होता है वो प्लेंटिव को हुए नुकसान से बढ़कर होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्यूनिटिव, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेंटिव को मटेरियल लॉस हुआ होता है, उसको जो एक्चुअल लॉस हुआ होता है ना, डैमेजेस उससे ज्यादा होते हैं। जो कंपनसेशन उसको कोर्ट ने प्रोवाइड किया होता है वो उससे ज्यादा होता है। इसका इंटेंशन यही होता है कि एग्जाम्पल सेट करना और आगे ऐसे बिहेवियर को प्रिवेंट करना। इसमें हम देखते हैं पैरामाउंट जजमेंट जो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा केस है 1986 का। इस केस में ये हुआ था कि भीम सिंह जो कि एक एमएलए थे, उनको डिटेन कर लिया गया था टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम अटेंडिंग एन असेंबली सेशन। यस, ये जो डिटेंशन है इसे चैलेंज किया गया था इन सुप्रीम कोर्ट थ्रू अ रिट पिटीशन। यस, लेकिन जब तक डिसीजन आया तब तक भीम सिंह जो थे उनको छोड़ दिया गया था। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड किए भीम सिंह को अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को उनको पे करने थे विद इन 2 मंथ्स। तो यहाँ पे ऑल दो जब तक डिसीजन आया तब तक भीम सिंह जो थे उनको छोड़ दिया गया था, but still he was granted exemplary damages. Now, चौथा हमारा आ जाता है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस। वो डैमेजेस होते हैं जो देते टाइम कोर्ट ये भी कंसिडर करता है कि डिफेंडेंट के एक्ट से प्लेंटिफ को आगे कितना नुकसान होगा, नॉट जस्ट ऑन दैट टाइम और एट दैट मोमेंट। लेकिन अगर डिफेंडेंट का कोई एक्ट ऐसा है कि प्लेंटिफ को आगे भी उस पर्टिकुलर चीज से नुकसान होगा या आगे भी सफर करना पड़ेगा, तो जो कोर्ट है वो इस चीज को कंसिडर करता है और उस वहां तक के डैमेजेस उसे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को मार दिया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इस तरह का नुकसान हुआ कि उसको आगे नॉर्मल लाइफ बिताने में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाथ पे मारी और हाथ ऐसे डैमेज हो गया कि अब वो हाथ वर्क ही नहीं कर रहा, तो नॉट जस्ट देन, आफ्टर रिकवरिंग ऑल्सो हाथ काम नहीं करेगा और प्लेंटिफ को नुकसान होगा। तो कोर्ट विल कंसिडर दिस ऑल्सो, और डिफेंडेंट को उसको सिर्फ तभी के लिए पे नहीं करना पड़ेगा जब तक का एक्ट हुआ है, बल्कि आगे के लिए, आगे होने वाले लॉसेस के लिए, आगे होने वाले सफरिंग के लिए प्लेंटिफ की भी डिफेंडेंट को उसको पे करना पड़ेगा। तो ये वो डैमेजेस होते हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं उन लॉसेस के लिए जो उस टाइम पे हुए नहीं हो जब हियरिंग हो रही हो या जब डिसीजन दिया हुआ हो, बल्कि वो लॉसेस आगे इन फ्यूचर सफर किए जाएंगे बाय द प्लेंटिफ उन एक्ट्स की वजह से जो कि डिफेंडेंट ने पहले कर चुके हैं। यस, ये होता है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस। तो हम एक केस समझते हैं, सुभाष चंद्र वर्सेस राम सिंह। ये हमारा केस है 1972 का। इसमें जो सुभाष चंद्र होता है, जब वो 7 साल का होता है तो उसको एक बस मार देती है, जो उसको इंजरीज देती है, उसकी वजह से वो डिसेबल हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर लाइफ उसको एक सर्जिकल शू की जरूरत होती है। यस, यहाँ पे जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल था उसने उसको 3,000 का कंपनसेशन दिया अंडर द हेडिंग प्रोबेबल फ्यूचर लॉस बाय रीजन ऑफ इनकैपेसिटी एंड डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ वर्क। ये जो अमाउंट था कंपनसेशन का वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ा के 7,500 भी कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे उसकी ना ही तब की इंजरी को कंसिडर किया गया जो एक्चुअल हुई होगी बाय द हैंड्स ऑफ डिफेंडेंट, बल्कि उसकी जो फ्यूचर उसको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दैट इंजरी कि वो डिसेबल हो गया, उस चीज को भी कंसिडर करके उसका जो अमाउंट था कंपनसेशन का वो बढ़ा दिया गया बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। ये हो गए हमारे 4 तरह के डैमेजेस। नाउ हम आते हैं कि ये डैमेजेस असर्टेन करने का पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जब एक पर्सनल इंजरी होती है ना, तो जो कंपनसेशन होता है वो बेसिकली 3 चीजों के लिए दिया जाता है। पहला होता है हमारा पर्सनल सफरिंग या पेन या डैमेज या लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ नॉर्मल लाइफ। ये कुछ ऐसा कर दिया डिफेंडेंट ने कि प्लेंटिफ को अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, यस, इश्यूज आएंगे। दूसरा है एक्चुअल पेक्यूनरी लॉस, कि जब डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को किसी भी तरह का मॉनेटरी लॉस हुआ है। एंड द थर्ड इज फ्यूचर लॉस, ठीक है, फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम बाय रीजन ऑफ इनकैपेसिटी या डिमिनिश कैपेसिटी ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को इस तरह से मारा कि वो डिसेबल हो गया और आगे जाके उसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट चांसेस थे वो कहीं ना कहीं सफर हुए हैं। हो सकता है उसकी डिसेबिलिटी पैरों की हो तो ऐसे काम अब नहीं कर पाएगा जिसमें पैरों की जरूरत हो, या वो काम नहीं कर पाएगा जो उसको एक्चुअली परस्यू करना था। यस, तो इस वजह से ये भी एक पैरामीटर होता है जब एक कोर्ट डिसाइड करता है, मेजर करता है कि एक इंसान को रेमेडी कैसे दी जाए, कितनी दी जाए। इसमें हम केस देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सविता शर्मा। ये हमारा केस है 1979 का। इस केस में ये हुआ था कि एक लड़की टेम्पो में जा रही थी, मिलिट्री का व्हीकल आया, उसने टेम्पो को डैश किया और लड़की
को इंजरीज हुई। यस, उसका एक जो पैर था वो नी के नीचे एम्पुटेट करना पड़ा। यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि यहाँ पे ना ही लड़की को उस टाइम उस पॉइंट पे तकलीफ हुई थी और उसको लॉस हुआ उसके पैर का, लेकिन आगे जाके उसको आर्टिफिशियल लेग यूज करना पड़ेगा और उसको थेरेपीज में जाना पड़ेगा। मे बी उसके मैरिज के प्रपोजल आएंगे, वो भी अफेक्ट होंगे, या हो सकता है उसके जो करियर है वो भी सफर होगा। तो जब कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड किया तो ये सारी चीजें कंसिडर हुई। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन था उसमें 10,000 थे मेडिकल एक्सपेंसेस के, 15,000 फॉर पेन एंड सफरिंग जो उसको उस टाइम उसने सफर करी, 12,000 थे वो परमानेंट डिसेबलमेंट, 6,000 थे उसके एक्सपेंसेस के लिए, 150 पर ईयर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल लेग फॉर 40 ईयर्स। यहाँ से हम क्या समझते हैं कि रेमेडीज जो होती है जो कोर्ट प्रोवाइड करता है उसका कहीं ना कहीं यही मोटिव होता है कि एक इंसान को ना कि उस लॉस, ना ही बस उस लॉस के लिए कॉम्पनसेट किया जाए जो उसको एट दैट टाइम हुआ है, बल्कि उस टाइम के लिए भी कॉम्पनसेट किया जाए जो आगे उसको उस पर्टिकुलर इंजरी की वजह से होगी। ठीक ना, ये हो गए हमारे डैमेजेस। सेकंड आता है हमारा इंजंक्शन। तो इंजंक्शन बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट की तरफ से आता है एक चीज करने के लिए, दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन, या एक चीज करने से रोकने के लिए, दैट इज प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। यस, तो अगर कोर्ट को लगता है कि इंजंक्शन से, सिर्फ इंजंक्शन से वो पर्टिकुलर पार्टी एक्चुअली फेयरली कंपनसेट नहीं हो पाएगी और बाकी और रिलीफ उसको प्रोवाइड करे जा सकते हैं, तो फिर कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है टू प्रोवाइड दिस रेमेडी। यस, तो कोर्ट जो होता है वो ग्रांट, वो उसके पास ऑप्शन होता है, उसकी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, तो कि या तो वो इंजंक्शन ग्रांट कर दे या तो रिफ्यूज कर दे। यस, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन है, दीज हैव बीन डिफाइंड इन सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दो तरह के होते हैं, टेम्पररी एंड परपेचुअल। टेम्पररी इंजंक्शन वो होता है जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही होता है, या तो कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स तक होता है। और सेकंड होता है परपेचुअल। परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है? परमानेंट इंजंक्शन। यस, इट्स नॉट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, एक फाइनल ऑर्डर होता है। यस, एंड इज इशूड आफ्टर द फुल कंसिडरेशन ऑफ द केस। ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं होता है। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है जुडिशियल रेमेडीज में, एंड द लास्ट वन दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर प्लेंटिफ के पास से मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलॉफुली ली गई है, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर करता है टू द डिफेंडेंट कि प्लेंटिफ को उसकी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल और इमूवेबल वो रिस्टोर की जाए। तो रेस्टिट्यूशन मतलब होता है एक्चुअल ओनर के पास उसके जो गुड्स हैं वो रिस्टोर करना। ठीक, तो एक अगर पर्सन है उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया उसकी प्रॉपर्टी से, या उसके गुड्स ले लिए रॉन्गफुली, तो वो इंटाइटल है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। या ये हमारे हो गए 3 जुडिशियल। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। यस, इसमें हमारा आ जाता है फर्स्ट इज री एंट्री ऑन लैंड, सेकेंड इज अबेटमेंट, थर्ड इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजन, एंड द लास्ट इज रिकैप्शन ऑफ गुड। ना, फर्स्ट इज री एंट्री ऑफ लैंड। यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर्टी का, वो री एंटर करके अपनी प्रॉपर्टी में ट्रेसपासर को विथ रीजनेबल फोर्स वहां से निकाल सकता है, विथ रीजनेबल फोर्स। नेक्स्ट हमारा आता है अबेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, अगर पब्लिक या प्राइवेट न्यूसेंस हो रहा है तो जो पर्सन है, जो इंजर्ड पार्टी है, वो उस न्यूसेंस जो ऑब्जेक्ट न्यूसेंस कॉज कर रहा है उसको रिमूव कर सकता है। यस, ये हमारा आ जाता है अबेटमेंट। और हमारा आता है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी के जानवर आपके लैंड में आ गए हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जब तक आप कॉम्पनसेट नहीं कर दिए जाते बाय दैट पार्टी जिसके वो जानवर है, आप उन जानवरों को डिटेन करके रख सकते हैं। यस, फोर्थ दैट इज लास्ट, इसमें क्या होता है, अगर किसी ने आपके गुड्स ले लिए हैं अनलॉफुली, तो आप उन गुड्स को वापस ले सकते हैं बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स। यस, तो अगर किसी के पास आपके गुड्स का अनलॉफुल पोजीशन है, तो आप उन गुड्स को वापस अपने पोजीशन में ला सकते हैं। ये होती हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। सो दिस वाज द रेमेडीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू द पर्सन whose rights has been infringed, या तो उसे किसी भी तरह का डैमेज हुआ है due to the acts of defendant. Yes, now comment down below which topic or which subject next you would like me to discuss, and I will do that. Kindly follow my Instagram page as well, that's Lloyd by Eman. Stay tuned for my next video. Till then, good luck, bye.